हेलो फ्रेंड्स, जेबीआर फाउंडेशन में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपना चैप्टर चल रहा था वंशागति का आणविक आधार। देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रही थी। अब इस अध्याय के अंदर अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि डीएनए जो है इसकी संरचना स्ट्रक्चर कैसे बनती है, न्यूक्लिक अम्ल जो है वो कैसे बनता है ना। अपने कहा था भी एक तो नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस शर्करा जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक नई संरचना बनती है। उस नई संरचना को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। जब उस न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट समूह आके जुड़ जाता है तो फिर एक नई संरचना बनती है, उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड का जब बहुलीकरण करते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ते हैं तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना को ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, डीएनए कहा जाता है, आरएनए कहा जाता है। ठीक है जी, आज हम उससे आगे बात करेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। डीएनए की जो द्विरज्जु की श्रृंखला है, जो वॉटसन और क्रिक ने मॉडल किया था, उसके बारे में भी आज अध्ययन करेंगे और बात करेंगे डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए, इन सब के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। अब देखिए, यदि पहले पिछले टॉपिक की यदि अपन बात करें, देखो अपन ने बताया था कि जो नाइट्रोजन क्षारक है, अरे नाइट्रोजन क्षारक जो है, ये नाइट्रोजन क्षारक किससे क्रिया करेगा भी? ये नाइट्रोजन क्षारक क्रिया करेगा पेंटोज शर्करा से। और जब ये नाइट्रोजन क्षारक पेंटोज शर्करा से क्रिया करता है तो क्या बनता है? जब नाइट्रोजन क्षारक पेंटोज शर्करा से क्रिया करता है तो क्या बनेगा भी? तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड किससे क्रिया करेगा? फॉस्फेट समूह से। और जब फॉस्फेट समूह से क्रिया करता है तो क्या बन जाता है? तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब क्या होगा भी? अब इस न्यूक्लियोटाइड का जब अपन बहुलीकरण करते हैं, जब इसका बहुलीकरण करते हैं तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं। फिर जो नई संरचना बनेगी उसे कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, डीएनए कहा जाता है, आरएनए कहा जाता है। ठीक है जी, अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था नाइट्रोजन क्षारक जो है इसकी संरचना कैसी होती है, कितने प्रकार के होते हैं भी। प्यूरिन और पिरिमिडिन के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनिक क्षारक आते हैं, ये पूरा का पूरा विस्तार से पढ़ा था कि डीएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, आरएनए में कौन से पाए जाते हैं। इसके आगे यदि पेंटोज शर्करा की बात करें तो पेंटोज शर्करा की भी संरचना अपन ने पढ़ी थी और अपन ने यह भी बताया था कि इस शर्करा के अंदर जो है, इस शर्करा के अंदर फॉस्फेट समूह कैसे जुड़ता है, नाइट्रोजन क्षारक इसके अंदर कैसे जुड़ता है, ये पूरा का पूरा अपन ने विस्तार से पढ़ लिया था और बना दिया था, पॉलीन्यूक्लियोसाइड बना दिया था। आज अपन बात करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में कि बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। तो वो कैसे बनता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यदि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा भी? सबसे पहले एक न्यूक्लियोटाइड को लेते हैं अपन। यदि एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड कुछ ऐसे बनेगा। यहां पर जुड़ा रहेगा CH2 के पास फॉस्फेट समूह। अरे जब फॉस्फेट समूह जुड़ता है तो ये कौन से बंध के द्वारा जुड़ता है भाई? ये जुड़ता है आपके फॉस्फो एस्टर बंध के द्वारा। ठीक है जी। और दूसरा, यहां पर यदि बात करें तो यहां पर क्या जुड़ता है? यहां पर जुड़ते हैं नाइट्रोजन क्षारक। अरे यहां पर क्या जुड़ते हैं भी? यहां पर नाइट्रोजन क्षारक जुड़ते हैं। और ये कौन से बंध के द्वारा जुड़ते हैं? ग्लूकोसाइड बंध द्वारा।
भाई अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 कार्बन युक्त ये शर्करा होती हैं, जिसे पेंटो शर्करा कहा जाता है। पेंटो शर्करा के देखो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। तो पांचवें कार्बन पर तो हमेशा क्या जुड़ता है, फॉस्फेट समूह, और फॉस्फेट समूह फॉस्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़ता है। और जो पहला कार्बन है यहां पर जुड़ता है नाइट्रोजन क्षारक, और ये नाइट्रोजन क्षारक कौन से बंध के द्वारा जुड़ता है भाई, ग्लूकोसाइड बंध के द्वारा जुड़ता है। यहां पर H और यहां पर HOH। देखिए कुछ इस प्रकार की संरचना किसकी होती है, ये हो जाएगा आपके न्यूक्लियोटाइड, साथ में फॉस्फोएस्टर बन गया तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है ना, इस पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, तो एक और जोड़ते हैं। अब यदि नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो इस तीसरे कार्बन पर नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, एक यहां से हाइड्रोजन बंध हटेगा और यहां पर क्या आ जाएगा भी, यहां पर आ जाएगा आपके फॉस्फेट समूह। और जब फॉस्फेट समूह आएगा तो नई संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहां पर जुड़ा रहता है नाइट्रोजन क्षारक, और यहां पर दोनों हाइड्रोजन बंद होते हैं। अब यहां पर यदि अपन देखें तो यहां पर कितने न्यूक्लियोटाइड है भी, 2 न्यूक्लियोटाइड है। और जब न्यूक्लियोटाइड 2 है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे द्वि या डाई न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, डाई न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए ये जो डाई न्यूक्लियोटाइड है ना, डाई न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं तो डाई, 3 जुड़े हुए हैं तो ट्राई, और जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी। अब देखो इसके अंदर अपन एक और जोड़ते हैं, अब देखिए यदि इसके अंदर अपन एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ दे, और जोड़ेंगे तो नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा कौन सी श्रृंखला पे जुड़ता है, तीसरे कार्बन पे। जब भी अपन को नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो कौन से कार्बन पे जोड़ोगे भी, तीसरे कार्बन पर। तो अपन कह सकते हैं कि नए न्यूक्लियोटाइड की यदि बात करें तो नया यहां पर जुड़ेगा, यहां से एक और हाइड्रोजन हट जाएगा और यहां पर क्या जुड़ जाएगा भी, फॉस्फेट समूह जुड़ेगा। अब जब फॉस्फेट समूह जुड़ेगा तो ये वापस संरचना कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, और यहां तो OH समूह हो जाएगा, H, यहां पर दोनों H समूह, यहां पर नाइट्रोजन क्षारक होगा, हाइड्रोजन, और यहां पर H। अब यहां पर अपन कह सकते हैं कि कितने न्यूक्लियोटाइड है, अरे कितने न्यूक्लियोटाइड है भी, 3 न्यूक्लियोटाइड है। तो इस संरचना को क्या कहा जाता है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो इस संरचना को क्या कहा जाता है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है। अब यहां पर देखने योग्य बात क्या है भाई, यहां पर यदि आप गौर से देखोगे तो यहां पर ये एक फॉस्फेट बंध जुड़ा हुआ है और एक फॉस्फेट बंध यहां पर जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो यदि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड और तीसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इस तीनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करें तो यहां पर देखोगे तो यहां पर एक फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है और यहां पर दूसरा फॉस्फेट समूह। तो एक इस श्रृंखला पर 2 फॉस्फेट समूह हैं। अब जब 2 जुड़ गए तो इसे क्या कहा जाता है, तो इस बंध को कहा जाता है फॉस्फो डाइएस्टर बंध। तो इसे कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। ठीक है जी। दूसरा यदि देखोगे तो इसकी यदि देखें तो इसके मध्य भी एक तो ये रहा फॉस्फेट बंध और एक ये रहा फॉस्फेट बंध, तो ये भी क्या हो जाएगा भी, इस बंध को भी कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। ठीक है जी। अब यदि मैं बात करूं इस तीनों श्रृंखलाओं के अंदर ये जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड है, इस ट्राई न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने डाई फॉस्फोएस्टर बंध है, तो अपन कह सकते हैं इस पूरी श्रृंखला के अंदर 2 डाई फॉस्फोडाइएस्टर बंध है।
एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। यदि फॉस्फोएस्टर की बंद करें तो यहां पर 3 है, एक इसके ऊपर भी फॉस्फोएस्टर, इसके ऊपर भी फॉस्फोएस्टर और इसके ऊपर भी फॉस्फोएस्टर। लेकिन यदि मैं बात करूं इस तीनों के अंदर डाई फॉस्फोएस्टर बंद कितने हैं भी, तो 2 है। यदि डाई फॉस्फोएस्टर की बंद करें तो डाई फॉस्फोएस्टर बंद की बात करें तो 2 है भी, और यदि फॉस्फोएस्टर बंद की बात करें तो 3 है। सब पर एक एक जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। यदि यहां पर नाइट्रोजन सारक की बात करूं तो नाइट्रोजन सारक की बात करूं तो इस पर भी एक है, इस पर भी है, इस पर भी है, सब पर एक एक नाइट्रोजन सारक है। लेकिन डाई फॉस्फोएस्टर बंद का क्वेश्चन पूछा जाता है भी कि यदि 3 नाइट्रोजन सारक है तो डाई फॉस्फोएस्टर बंद कितने होंगे, 3। नाइट्रोजन सारक कितने होंगे, डाई फॉस्फोएस्टर बंद कितने होंगे, 2। नाइट्रोजन सारक कितने होंगे, 3। और यदि फॉस्फोएस्टर बंद की बात करें तो कितने होंगे, 3। देखिए जी, आगे यदि अपन इसकी बात करें तो इस संरचना से अपन कह सकते हैं अपने को एक दिशा का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है भी, अरे दिशा का ज्ञान होता है कि नहीं होता है। इस संरचना से अपने को क्या ज्ञात होता है भी, दिशा ज्ञात होती है। कैसे, अपन कह सकते हैं कि ये एक तो है 3s सिरा और ये है 5 कार्बन, ये एक तो आपके तीसरा कार्बन और एक है 5वां कार्बन। यदि तीसरे कार्बन की बात करें तो तीसरे कार्बन पर कौन सा समूह पाया जाता है भी, यहां पर ये तीसरा कर देते हैं। यदि अपन पहले 5वें कार्बन की बात करें तो 5वें कार्बन पर हमेशा कौन जुड़ता है भाई, अरे फॉस्फोएस्टर बंद जुड़ते हैं। 5वें कार्बन की बात करें तो हमेशा इस पर क्या जुड़ेगा, फॉस्फो एस्टर बंद। हमेशा 5वें कार्बन पर क्या जुड़ता है, फॉस्फोएस्टर बंद जुड़ता है। और तीसरे कार्बन पर हमेशा क्या जुड़ता है भी, तीसरे कार्बन पर OH समूह होता है। यदि आप देखोगे तो ये लास्ट तीसरा कार्बन है, यहां पर OH समूह है, और ये जो 5वां कार्बन है यहां पर कौन सा समूह है, फॉस्फेट समूह। तो अपन कह सकते हैं इस श्रृंखला से अपन को दिशा का पता चलता है। तीसरे कार्बन पर हमेशा कौन होगा भी, तीसरे कार्बन पर OH समूह होगा। और 5वें कार्बन पर कौन सा समूह होगा भी, 5वें कार्बन पर हमेशा कौन सा होता है भी, फॉस्फोएस्टर समूह होता है। इसके अलावा यदि बात करें, यदि आपको नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है, नया न्यूक्लियोटाइड जो है, नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा तीसरे कार्बन पर जुड़ता है। भाई सीधी सी बात है कि जितनी भी श्रृंखलाएं जुड़ेगी, जितनी भी श्रृंखलाएं बनेगी, जब भी नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो हमेशा कौन से कार्बन पे होता है, तीसरे कार्बन पे। देखो ये तीसरा कार्बन है, यहां पर फॉस्फेट समूह जुड़ा, यहां पर चौथा है फॉस्फेट समूह से और न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो यहां से H हटेगा और जुड़ेगा। कहने का मतलब यही है, यदि नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है ना, कौन से कार्बन पे जुड़ेगा भाई, हमेशा तीसरे कार्बन पर जुड़ता है। तो ये हो गई एक पॉली त्रिन्यूक्लियोटाइड। इससे अपन पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला भी बना सकते हैं। ठीक है जी, एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए, अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है ना। चलिए अब देखिए, यदि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, यदि आपको एक क्वेश्चन पूछूं, एक डीएनए में 1000 न्यूक्लियोटाइड है, एक डीएनए में 1000 न्यूक्लियोटाइड है, एक डीएनए के अंदर, या सीधा बोल दो कि डीएनए के अंदर 1000 न्यूक्लियोटाइड है। अब 1000 न्यूक्लियोटाइड है तो आपको इसमें ज्ञात क्या करना है भी, आपको ज्ञात करना है डाई फॉस्फोएस्टर बंद कितने हैं,
यदि 1000 न्यूक्लियोटाइड है तो डाइफॉस्फोएस्टर बंध कितने हैं। और दूसरा यदि बात करूं तो ग्लूकोसाइड बंध की संख्या। ठीक है जी भाई, सीधी सी बात है कि यदि क्वेश्चन पूछ ले कि एक डीएनए के अंदर 1000 न्यूक्लियोटाइड है, मान के चलो यदि 1000 न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें डाइफॉस्फोएस्टर बंध कितने होंगे। और दूसरा यदि पूछ ले फॉस्फोएस्टर बंध कितने होंगे, ग्लूकोसाइड बंध कितने होंगे, न्यूक्लिक अम्ल कितने होंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई यदि ये क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले यदि न्यूक्लियोसाइड की बात करें, न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो कितने होते हैं भाई, या एक और क्वेश्चन पूछ ले नाइट्रोजन क्षारक कितने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड की जगह आप नाइट्रोजन क्षारक लिख लो। नाइट्रोजन क्षारक कितने होते हैं। अब देखिए यदि इस श्रृंखला की बात करें तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक नाइट्रोजन जुड़ा रहता है। एक नाइट्रोजन क्षारक बंध जो है, एक नाइट्रोजन क्षारक युग्म जो है वो प्रत्येक श्रृंखला के अंदर जुड़ा रहता है कि नहीं जुड़ा। यहां पर भी नाइट्रोजन क्षारक है, यहां पर भी नाइट्रोजन क्षारक है, यहां पर भी नाइट्रोजन क्षारक है। यदि बात करें तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन क्षारक होता है कि नहीं होता है, जुड़ा रहता है। अब जब जुड़ा रहता है तो यदि 1000 डीएनए है तो नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या भी कितनी होगी भाई, 1000। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले डाइफॉस्फोएस्टर बंध की, कितने हो जाएंगे भाई। डाइफॉस्फोएस्टर बंध की बात करें तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 999। अब 999 क्यों होंगे भाई, यहां पर देखो ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, इसमें कितने डाइफॉस्फोएस्टर बंध है भाई, 2 है। यदि 5 होंगे तो 4, यदि 1000 होंगे तो 999। एक डाइफॉस्फोएस्टर बंध हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 999। अपन कह सकते हैं यदि डाइफॉस्फोएस्टर ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है n-1, और यदि नाइट्रोजन क्षारक की बात करें तो इसका सूत्र होता है n। जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, उतने ही फॉस्फोएस्टर बंध होते हैं। लेकिन डाइफॉस्फोएस्टर बंध की बात करें तो एक कम होता है, सूत्र लगता है n-1। ठीक है, चलिए आगे क्या हो जाएगा भी, आगे अपन थोड़ा बहुत डीएनए के इतिहास के बारे में बात कर देते हैं, है ना। डीएनए की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अब देखिए डीएनए के इतिहास की बात करें, डीएनए का इतिहास क्या है भाई, डीएनए का इतिहास, अरे क्या है रे डीएनए का इतिहास। यदि डीएनए के इतिहास की बात करें तो डीएनए की खोज जो है सबसे पहले करने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था फ्रेडरिक मेस्टर। यदि खोज की बात करें तो खोज किसने की भी, वैज्ञानिक था जिसका नाम था फ्रेडरिक मेस्टर। और इन्होंने खोज कब की भी, सन 1869 के अंदर जो है इन्होंने सबसे पहले डीएनए की खोज की। और खोज करके डीएनए को क्या कहा भाई, डीएनए का एक नाम दिया न्यूक्लिक। यदि डीएनए के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले फ्रेडरिक मेस्टर ने सन 1869 के अंदर डीएनए की खोज की और उस डीएनए का क्या नाम दिया, न्यूक्लिक नाम दिया। ठीक है जी, अब इसने खोज कर दी। इस खोज के बाद 2 और वैज्ञानिक आए, कौन कौन से भी, एक तो था विल्किंस और दूसरा कौन सा था भी, एक तो था विल्किंस और दूसरा था फ्रैंकलिन। इस दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया भी, एक्स-रे विकिरण जो होती है इसकी यदि बात करें तो एक्स-रे क्रिस्टलीकरण होता है या क्रिस्टल होता है। इस क्रिस्टल पर अपन कह सकते हैं कि डीएनए का सर्वप्रथम क्या किया, अध्ययन किया। देखिए डीएनए की खोज की बात करें तो फ्रेडरिक मेस्टर ने की थी। उसके बाद 2 वैज्ञानिक आए, कौन कौन से, विल्किंस और फ्रैंकलिन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक्स-रे क्रिस्टलीकरण जो होता है, क्रिस्टल जो है, उस एक्स-रे किरणों के माध्यम से उस डीएनए का अध्ययन किया, पूरा का पूरा अध्ययन किया।
लेकिन जो आधुनिक मॉडल है वो देने वाले दो और वैज्ञानिक थे। दो वैज्ञानिक थे, एक तो था आपके क्रिक, एक तो था वॉटसन और दूसरा था क्रिक। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया भी, इन दोनों ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रतिपादित की। ठीक है, डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है वो वॉटसन और क्रिक ने की। कब की भी, इसकी यदि बात करें तो 1853 के अंदर, 1953 के अंदर, 1953 में। ठीक है भाई, ये जो विल्किंस और फ्रैंकलिन है, इन्होंने जो अध्ययन किया था उसी अध्ययन को वॉटसन और क्रिक ने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाकर अपन कह सकते हैं एक मॉडल तैयार किया, जैसे कहा जाता है वॉटसन और क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल या डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल या डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। ये होता है डीएनए का हल्का फुल्का इतिहास। खोज करने वाला फ्रेडरिक मैस्टर 1869 के अंदर सबसे पहले नाम दिया न्यूक्लिक। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्स-रे क्रिस्टल के माध्यम से अध्ययन किया और वॉटसन और क्रिक जो है इन्होंने 1953 के अंदर डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया, द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की। ठीक है, ये हल्का फुल्का डीएनए का इतिहास है। आगे यदि अपन बात करें तो अगला टॉपिक है डीएनए की कुंडलित संरचना के बारे में। डीएनए की कुंडलित संरचना। यदि इस डीएनए की कुंडलित संरचना की बात करें ना, कि डीएनए की कुंडलित संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से दिखती है, तो अभी अपन इसकी बात करेंगे। देखिए, डीएनए को यदि गौर से देखोगे तो डीएनए की संरचना जो है कुछ इस प्रकार से होती है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना है ना, इस प्रकार से। ठीक है जी, यदि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी। अब इस संरचना के बीच में यहां पर क्या जुड़े रहते हैं भी, यहां पर जुड़े रहते हैं नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है जी, इस डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के बीच में जो है ना, एक तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला और दूसरी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। जब दोनों श्रृंखलाएं आपस में मिलेगी तो क्या बन जाएगी भी, द्विकुंडलित संरचना, द्विरज्जु की संरचना। दो बड़ी बड़ी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं। किसके माध्यम से जुड़ती है भी, हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ती है और इनके बीच में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम पाया जाता है। ठीक है जी, अब ये कैसे जुड़ेगी भी, अब इस संरचना की बात करें, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना है ना, ये बात ध्यान रखना भी, ये द्विकुंडलित संरचना है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। अब देखिए, यदि इस संरचना की बात करें, द्विकुंडलित संरचना की बात करें तो क्या होता है भी, अपन कह सकते हैं डीएनए जो है, ये डीएनए जो है ये द्विकुंडलित होता है, द्विकुंडलित होता है भी। अरे डीएनए कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है। द्विकुंडलित का मतलब क्या है, इसके अंदर दो संरचनाएं पाई जाती है। द्विकुंडलित या इसे क्या कहा जाता है, द्विरज्जु की कहा जाता है। ठीक है जी, और दूसरी यदि अपन बात करें, डीएनए के ये जो दोनों श्रृंखलाएं हैं ये एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। अरे डीएनए की ये जो दोनों श्रृंखलाएं हैं ये एक दूसरे के क्या होगी भी, प्रति समांतर होगी। प्रति समांतर का क्या मतलब है भी, डीएनए की ये श्रृंखला यदि 5' है
तो इसकी ये वाली श्रृंखला क्या हो जाएगी 3 और यदि ये 3 है तो ये क्या हो जाएगी 5 दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो अपन कह सकते हैं डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है इसमें दोनों संरचनाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं। यदि एक 3s सिरा है तो दूसरा होगा 5s और यदि एक 5' सिरा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 3'। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भी प्रति समांतर होते हैं। ठीक है, अब ये जो बाहरी संरचना जो है ना डीएनए की ये बाहरी संरचना है, इस संरचना को कहा जाता है डीएनए के रीढ़ की हड्डी। इस संरचना को कहा जाता है डीएनए के रीढ़ की हड्डी। और ये जो डीएनए की रीढ़ की हड्डी होती है, बाहरी जो शर्करा होती है या अपन कह सकते हैं बाहरी फॉस्फेट या शर्करा से बनी ये वाली संरचना होती है, इसे कहा जाता है डीएनए की रीढ़ की हड्डी। और इस डीएनए की रीढ़ के हड्डी के अंदर क्या पाए जाते हैं भी, अंदर पाए जाते हैं आपके नाइट्रोजन सारक उपस्थित होते हैं। अरे अंदर क्या उपस्थित होते हैं भी, अंदर नाइट्रोजन सारक उपस्थित होते हैं। ये डीएनए की जो संरचना है तो ये बाहरी तो रीढ़ की हड्डी हो गई। अब रीढ़ की हड्डी के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजन सारक उपस्थित होते हैं, है ना। अब ये जो नाइट्रोजन सारक है, इस डीएनए की बाहरी संरचना रीढ़ की हड्डी के अंदर नाइट्रोजन सारक पाए जाते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन सारक है ना, यह अपन कह सकते हैं डीएनए का स्थायित्व अधिक 2 कारणों से होता है। 2 कारणों से डीएनए का स्थायित्व अधिक होता है। कौन कौन से वो 2 कारण हैं भाई? अपन कहते हैं डीएनए अधिक स्थायी होता है। क्यों होता है? उसके 2 कारण हैं। पहला कारण कौन सा है भाई? अरे पहला कारण है हाइड्रोजन बंध। डीएनए के अंदर नाइट्रोजन सारक कौन से बंध से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध से। और दूसरा कारण कौन सा है भाई? अरे दूसरा कारण कौन सा है? हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया। हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया, या इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जल विघटन अभिक्रिया। जल विघटन अभिक्रिया या हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया। सिंपल सी बात है भी, डीएनए की इस बाहरी संरचना को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसमें दोनों बाहरी श्रृंखलाओं के मध्य नाइट्रोजन सारक पाए जाते हैं। और 2 कारण ऐसे हैं जिसके कारण डीएनए जो है अधिक कम क्रियाशील होता है और अधिक स्थायी होता है। कौन कौन से 2 कारण है भाई? एक तो हाइड्रोजन बंध है और दूसरा है हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले अपन हाइड्रोजन बंध की बात करते हैं ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे हाइड्रोजन बंध के बारे में। हाइड्रोजन बंध देखिए, अपन ने कहा डीएनए जो है 2 कारणों से अधिक स्थायित्व होता है। कौन कौन से? पहला है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन सारक जो है, दोनों नाइट्रोजन सारक हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। ये जो नाइट्रोजन सारक है ना, ये सभी नाइट्रोजन सारक किससे जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है जी। अब ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जब जुड़ते हैं ना, तो एक नियम की पालना करते हैं। अपन कह सकते हैं यह सारक संपूर्णता, चारगॉफ का सारक संपूर्णता का नियम है। चारगॉफ के सारक संपूर्णता के नियम की पालना करते हैं। सारक संपूर्णता नियम की पालना करते हैं। ठीक है जी। अब सारक संपूर्णता का नियम क्या है चारगॉफ का? अरे चारगॉफ के यदि सारक संपूर्णता के नियम की बात करें तो इन्होंने कहा भी डीएनए के अंदर कौन कौन से सारक पाए जाते हैं?
एडिनिन सारक जो है वो हमेशा थाइमिन से जुड़ा रहेगा, एडिनिन सारक जो है वो हमेशा थाइमिन से जुड़ा रहेगा, और ग्वानिन जो है वो हमेशा साइटोसिन से जुड़ा रहेगा। यहां पर एडिनिन जो है यह द्विबंध बनाएगा, द्विबंध के द्वारा जुड़ा रहेगा, और यदि ग्वानिन और साइटोसिन की बात करें तो यह हमेशा त्रिबंध के द्वारा जुड़ा रहेगा। इसी नियम को क्या कहा जाता है? सारक संपूर्णता का नियम कहा जाता है। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन बंध नाइट्रोजन सारकों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। अब ये नाइट्रोजन सारक चार-गॉब के सारक संपूर्णता के नियम की अनुपालना करते हैं। क्या है चार-गॉब के सारक संपूर्णता का नियम? एक एडिनिन है वो हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा और द्विबंध से जुड़ेगा, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ेगा और हमेशा त्रिबंध से जुड़ेगा। इसी नियम को सारक संपूर्णता का नियम कहा जाता है। ठीक है जी। तो इससे क्या फायदा है भाई? अरे इससे फायदा क्या है? इससे ये फायदा है कि अपन कह सकते हैं यदि आपको एक रज्जुक दिया गया हो या यदि डीएनए की एक श्रृंखला दी गई हो, तो दूसरी ज्ञात कर सकते हैं। अरे दूसरी ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? दूसरी ज्ञात कर सकते हैं भाई। कैसे करोगे? दूसरी ज्ञात कैसे करोगे? तो देखो, यदि आपको यहां पर एक डीएनए देके रखा है, यदि यहां पर एक डीएनए देके रखा है, इसकी एक श्रृंखला देके रखी है, यहां पर एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन, थाइमिन कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई है। ये आपको डीएनए की केवल एक श्रृंखला दी गई है, तो आप अगली श्रृंखला ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप ज्ञात कर सकते हो। कौन से नियम से ज्ञात करोगे? इस चारकॉप के नियम से कि भाई यदि एडिनिन है तो यहां पर क्या होगा? थाइमिन जुड़ा हुआ है। साइटोसिन है तो यहां पर ग्वानिन होगा। यदि यहां पर ग्वानिन है तो साइटोसिन, ए है तो यहां पर टी, और टी है तो ए। तो अपन कह सकते हैं कि यदि एक श्रृंखला दी गई हो तो दूसरी अपन ज्ञात कर सकते हैं। कौन से नियम से करेंगे? चार-गॉब के नियम से। ये होता है इसका उपयोग। ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपको, यहां से अंकित क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ये लिख लेना भी है ना। यदि मैं आपको पूछूं कि एडेनिन जो है, यदि आपको पूछूं एडेनिन जो है वो 30% है, तो ग्वानिन कितना होगा भी? ग्वानिन कितने प्रतिशत होगा? यदि एडेनिन 30% दिया गया है तो ग्वानिन कितने परसेंट होगा? कितना होगा? चलिए इसको करो भी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भी? देखिए, यदि आपको यहां पर एडेनिन, देखो एडेनिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है? थाइमिन से जुड़ा रहता है। यदि एडेनिन 30% दिया गया है तो थाइमिन भी कितना परसेंट होगा भाई? 30% होगा। और 30 और 30 कुल कितना परसेंट हो गया भाई? 60% हो गया। अरे एडेनिन और थाइमिन इन दोनों का मान बराबर होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन का मान बराबर होता है। तो एडेनिन 30% दिया गया है तो थाइमिन भी कितना होगा? 30% होगा। होगा कि नहीं होगा? तो पीछे क्या बचा भी? ग्वानिन और साइटोसिन, इन दोनों का मान भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब यदि ये 30 और 30 ये 60 हो गए तो पीछे कितने बचे भी? 20-20 40 बचे। तो 20% क्या हो जाएगा? ग्वानिन, और 20% क्या हो जाएगा? साइटोसिन। ग्वानिन की यदि मात्रा पूछिए तो कितने परसेंट होगा भी? 20% होगा। तो इस प्रकार आप एक कोई भी एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन दिया गया है तो आप दूसरे का प्रतिशत निकाल सकते हो। यह है आपके चार-गॉब का नियम। ठीक है जी। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब देखिए ये तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो एक बार इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अब देखिए, ये तो हो गई डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। दूसरा अपन ने कहा था एक और अभिक्रिया है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया।
यदि हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया की बात करें तो हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया क्या होती है भी? अरे यदि हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया की बात करें तो हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया का मतलब है एक रज्जु के नाइट्रोजन सारकों का क्रम। देखो ये तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी अभिक्रिया है हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया। हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोफोबिक का मतलब है जल विघटन। अब इसका मतलब क्या है भाई? यहां पर जो नाइट्रोजन सारकों का क्रम है, तो एक श्रृंखला के अंदर एक नाइट्रोजन, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, चौथा, इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपन जो लाइब्रेरी के अंदर पुस्तक है ना, एक पुस्तक, दूसरी पुस्तक, तीसरी पुस्तक, चौथी पुस्तक, इस प्रकार से पुस्तक एक के ऊपर एक होती है ना, वैसे ही नाइट्रोजन सारक जो है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पाए जाते हैं, जिसके कारण अपन कह सकते हैं डीएनए का स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। तो अपन कह सकते हैं कि एक श्रृंखला में नाइट्रोजन सारकों का क्रम, जिससे क्या होगा भी? डीएनए अधिक स्थायी होगा। डीएनए के यदि स्थायित्व की बात करें तो इससे डीएनए का स्थायित्व बढ़ जाता है। इसी अभिक्रिया को हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया तो नाम है, मतलब क्या है भाई? एक नाइट्रोजन सारक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस प्रकार से व्यवस्थित होता है, जिससे डीएनए की बात करें तो उसका स्थायित्व जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखो। आगे यदि अपन बात करें तो देखिए डीएनए को यदि आप गौर से देखोगे तो यहां पर एडेनिन जो है, एडेनिन किससे जुड़ा रहता है? थाइमिन से जुड़ा रहता है। ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा रहता है। अब ये पूरा का पूरा डीएनए जो है, इसमें ये जो है यहां तक एक कुंडल है, या अपन कह सकते हैं एक कुंडल, या इसे बोलते हैं एक कुंडल या घुमाव। ठीक है, अब ये जो एक घुमाव है ना, अरे डीएनए का ये जो एक घुमाव है, इसकी यदि लंबाई की बात करें तो कितनी होती है भाई? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, और एक घुमाव के अंदर यदि नाइट्रोजन सारकों की बात करें तो एक घुमाव के अंदर नाइट्रोजन सारकों की बात करें ना, तो नाइट्रोजन सारक कितने होते हैं भाई? एक घुमाव के अंदर नाइट्रोजन सारक जो है वो 10 होते हैं। तो यदि मैं कहूं कि देखो इस पूरे घुमाव की लंबाई तो कितनी है? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, एक घुमाव के अंदर नाइट्रोजन सारक कितने हैं भी? 10 है। तो यदि दो नाइट्रोजन सारकों के बीच की दूरी पूछे, दो नाइट्रोजन सारकों के बीच की दूरी, तो कितनी हो जाएगी भी? दो नाइट्रोजन सारकों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भी? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी कि नहीं होगी? भाई पूरा कुंडलन है, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, 10 नाइट्रोजन सारक पाए जाते हैं, एक के मध्य की, दो के मध्य की दूरी निकालनी है, कितना हो जाएगा भी? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके अलावा यदि ये दोनों, एक तो ये वाली श्रृंखला और ये श्रृंखला, इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो कितना होता है भी? इन दोनों के बीच की दूरी 5' और 3' के यदि बीच की दूरी की बात करें ना, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है भी? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। कितनी होगी भी? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा यहां से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसके अलावा यदि अपन बात करें ना, अब ये जो पूरा का पूरा मॉडल था, इसी मॉडल को क्या कहा जाता है? वॉटसन और क्रिक का मॉडल कहा जाता है। अब ये वाला जो डीएनए की संरचना जिस पर वॉटसन और क्रिक ने अपन कह सकता है प्रयोग किए, वो डीएनए कौन सा डीएनए था भाई? ये डीएनए आपके कौन सा डीएनए था? बी डीएनए था। कौन सा डीएनए था भाई? बी डीएनए था। डीएनए बहुत प्रकार के होते हैं, बी डीएनए, सी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए। वॉटसन और क्रिक ने जिस पर प्रयोग किया वो बी डीएनए था। तो इस मॉडल को अपन कह सकते हैं, इस डीएनए को बी डीएनए भी कहा जाता है।
ठीक है जी। इसके अलावा वॉटसन और क्रिक ने प्रयोग किया, इस कारण इसे वॉटसन और क्रिक डीएनए भी कहते हैं। वॉटसन और क्रिक डीएनए भी कहा जाता है। ये डीएनए मानव में पाया जाता है, इस कारण इसे मानव डीएनए भी कहा जाता है। अरे इसे क्या कहा जाता है? मानव डीएनए भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के मॉडल को कौन सा मॉडल कहा जाता है? वॉटसन और क्रिक मॉडल कहा जाता है। डीएनए के यदि प्रकार की बात करें तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या के आधार पर किसी के अंदर 10 पाए जाते हैं। यदि नाइट्रोजन क्षारक एक कुंडल के अंदर 10 पाए जाते हैं तो उसे बी डीएनए कहा जाता है। ठीक है जी। यदि उसके अंदर 12 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं तो ए डीएनए कहा जाता है। यदि 11 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं तो उसे जेड डीएनए कहा जाता है। तो डीएनए के यदि अलग अलग डीएनए के प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ डीएनए, तो वो पढ़ेंगे जब भी हमारी अगली क्लास होगी। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।